हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर फिर एक बार बेनकाब हुआ पाकिस्तान, या यूं कह लें दोस्तों बेनकाब हो गई है पाकिस्तानी आर्मी। जी हां, 30,000 में सौदा करके भेजा था भारत में आतंकी। जी हां, पकड़े जाने पर कहा निशाने पर थे भारतीय सेना के जवान। सबसे बड़ी खबर दोस्तों बताएंगे, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बताएंगे जहाँ राजनाथ सिंह ने अब यूक्रेन संकट को लेकर बड़ा बयान दे दिया है दोस्तों। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां भाजपा विधायक टी राजा सिंह के पैगंबर पर टिप्पणी को लेकर सामने आया पाकिस्तान, मोदी सरकार से की है ये अपील। दोस्तों बताएंगे क्या है खबर, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर अगर आपके नाम पर है कोई भी घर तो बुढ़ापे में मिलेगी पेंशन, बस करना होगा इतना सा काम। तो दोस्तों हर तरह की जानकारी हम आपको भी बताने वाले, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हमेशा की तरह अपने भारत देश को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर फिर एक बार बेनकाब हुआ पाकिस्तान। 30,000 में सौदा करके भेजा था आतंकी, जिसमें 2 आतंकी हुए ढेर। एक को दबोचा, पूछताछ में कहा कि भारतीय सेना की पोस्ट पर हमले का था हुक्म। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानी कर्नल ने 30,000 देकर इस आतंकी को दोस्तों भारत में भेजा था। बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय सेना ने बुधवार को कहा है कि जम्मू में शांति भंग करने की पाकिस्तान की नापाक कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। दोस्तों सेना के मुताबिक राजौरी के नौशहरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर 48 घंटों में आतंकियों की ओर से घुसपैठ की 2 कोशिशों को सफलता पूर्वक नाकाम कर दिया गया है। सेना की 80 इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर कपिल राणा ने कहा है कि झांगर और लाम इलाकों में 21 और 22 अगस्त को घुसपैठ की लगातार 2 कोशिशें की गई, जिसमें 2 आतंकवादी मारे गए और आतंकियों के एक कुख्यात मार्गदर्शक बोले तो गाइड तबरक हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया। आतंकी तबरक हुसैन ने पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया है। दोस्तों तबारक हुसैन ने कहा है कि घुसपैठ के समय उसके साथ 4 से 5 लोग थे। पाकिस्तानी सेना के कर्नल यूनुस ने उसे भेजा था, उन्होंने पैसे दिए थे और भारतीय सेना की 1 से 2 पोस्ट पर हमला करने को कहा गया था। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, बहुत बड़ा खुलासा। आतंकी तबारक हुसैन ने यह भी खुलासा किया है कि उसने आतंकवादियों के साथ भारतीय अग्रिम चौकियों की उसने 2-3 बार नजदीकी से रेकी की थी दोस्तों, ताकि उन्हें सही समय पर निशाना बनाया जा सके। अधिकारी ने कहा है कि सेना के दूसरे अभियान के तहत 22 और 23 अगस्त की रात लाम क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे 2-3 आतंकियों में से 2 की मौत बारूदी सुरंग की चपेट में आकर हो गई, जबकि तीसरा आतंकी घायल होने के बाद इसी इलाके में छिपा हुआ है दोस्तों, या फिर खराब मौसम का फायदा उठाकर वापस चला गया होगा। जी हां दोस्तों, ब्रिगेडियर राणा ने बताया है कि पकड़े गए आतंकवादी ने अपनी पहचान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के कोटी के सब्ज कोट गांव निवासी तबारक हुसैन के रूप में बताई है। जी हां दोस्तों, हुसैन ने खुलासा किया है कि उसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के यूनिस चौधरी नाम के कर्नल ने भेजा था और उसने उसे 30,000 रुपए यानी पाकिस्तानी मुद्रा में 30,000 रुपए दिए थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस हमले के पीछे दोस्तों और इस पूरे आतंकी साजिश के पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद पाकिस्तानी सेना है दोस्तों। अब आप समझ पा रहे होंगे कि पाकिस्तानी सेना नहीं है बल्कि दोस्तों आर्मी के नाम पर कलंक है। जी हाँ दोस्तों, उसने एक आर्मी का धर्म ना निभा करके दोस्तों उन्होंने आतंकवादी का धर्म निभाया और भारत में हमले करवाने की कोशिश की है दोस्तों। ऐसे में पाकिस्तानी आर्मियों को लेकर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। इससे शर्मनाक खबर एक पाकिस्तानी सेना के लिए नहीं हो सकती है दोस्तों। इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों, और आप सभी से रिक्वेस्ट है इस खबर के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक व्हाट्सएप, फेसबुक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। बात करें एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राजनाथ सिंह ने जताई यूक्रेन संकट पर चिंता, आतंकवाद के खिलाफ एससीओ देशों के साथ आने का किया आह्वान। जी हाँ दोस्तों, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हो रही शंघाई सहयोग संगठन की वार्षिक बैठक में बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। यहां उन्होंने एससीओ के सदस्य देशों के अपने समकक्षों से मुलाकात की और इस दौरान एससीओ सदस्य देशों के बीच रक्षा सहयोग के मुद्दे पर बैठक हुई। राजनाथ सिंह ने इस बैठक की ट्वीट करके जानकारी भी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया है कि बैठक में भारत का पक्ष रखते हुए यूक्रेन संकट पर उन्होंने चिंता व्यक्त की है। तो वहीं बैठक से पहले एससीओ के सदस्य राज्यों के सैन्य आर्केस्ट्रा के संगीत कार्यक्रम में भारतीय सशस्त्र बल बैंड ने भी प्रदर्शन किया है। जी हाँ, एससीओ रक्षा मंत्रियों की
ताशकंद में हो रही बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदस्य देशों से सभी रूपों में आतंकवाद को खत्म करने के लिए एक साथ आने का आह्वान किया है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने इस दौरान यूक्रेन की स्थिति पर भी भारत की ओर से चिंता व्यक्त की है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि यूक्रेन की स्थिति को बातचीत से सुलझा लेना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एससीओ रक्षा मंत्रियों की ताशकंद में बैठक में कहा कि आतंकवाद वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है। भारत सभी प्रकार के आतंकवाद से लड़ने और क्षेत्र को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और स्थिर बनाने के अपने संकल्प को दोहराता है। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर भाजपा विधायक टी राजा सिंह के पैगंबर पर टिप्पणी को लेकर सामने आया आतंकवाद को पालने वाले देश पाकिस्तान का बयान। जी हां, मोदी सरकार से की इसने ये अपील। बता दे, पाकिस्तान ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए तेलंगाना से भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के निलंबित विधायक टी राजा सिंह की बुधवार को निंदा की। पाकिस्तान ने भारत सरकार के से कथित तौर पर बार बार अपमानजनक टिप्पणी करके मुस्लिमों की भावनाओं को आहत करने वाले भाजपा नेताओं के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने की भी मांग की है। दोस्तों, पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने बयान जारी करते हुए कहा है कि गत 3 महीने में भारत में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा पैगंबर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का यह दूसरा मामला सामने आया है। कार्यालय ने कहा कि इन अति अपमानजनक टिप्पणियों से पाकिस्तान के लोगों समेत पूरी दुनिया के करोड़ों मुस्लिमों की भावनाएं आहत हुई है। जी हाँ दोस्तों, और टी राजा पर दोस्तों कड़े प्रतिबंध और अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग पाकिस्तान ने की है। दोस्तों, जो खुद पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं पर दोस्तों अत्याचार करते हैं, भगवान की मूर्तियां तोड़ दी जाती हैं दोस्तों, पाकिस्तान में उस पर बोलने वाला कोई नहीं है दोस्तों। लेकिन इस प्रकार से पाकिस्तान एक टिप्पणी मात्र को लेकर दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी से अपील करने लगा है। इस पर आपकी जो भी राय हो कटाक्ष करते हुए दोस्तों पाकिस्तान को लेकर आप जो भी कहना चाह रहे हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि बीजेपी के निष्कासित विधायक टी राजा का केस लड़ने वाले वकील को लगातार धमकियां मिल रही हैं। जी हां दोस्तों, टी राजा सिंह के वकील ने दावा किया है कि अनजान नंबर से उन्हें फोन पर धमकियां मिल रही हैं। वकील करुणा सागर ने बीजेपी विधायक का केस लड़ा है दोस्तों, जिसके बाद उसे 2 बार फोन पर धमकी मिल चुकी है। बताया ये जा रहा है कि एक फोन यूएई से भी आया है। जी हाँ दोस्तों, बात कर अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस पर कीव पहुंचे बोरिस जॉनसन, बताया कौन जीतेगा जंग। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन के कल स्वतंत्रता दिवस और रशिया के साथ जारी युद्ध के 6 महीने पूरे होने पर बुधवार को यूरोप के देशों ने उसके लिए अटूट समर्थन का वादा किया। यूरोपीय देशों के नेताओं ने यूक्रेन के लोगों के बलिदान और साहस को सलाम किया और उसे हथियारों की आपूर्ति जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया तथा हमले के लिए रूस की निंदा भी की। जी हाँ, यूक्रेन ने 1991 में सोवियत संघ से आजादी की घोषणा की थी। ब्रिटेन ने भी यूक्रेन के प्रति एकजुटता प्रदर्शित किया। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने स्कॉट्स गार्ड्स बैंड का एक वीडियो ट्वीट किया जो आमतौर पर बर्किंघम पैलेस में गार्ड की अदला बदली के लिए संगीतमय प्रस्तुति देता है। दोस्तों, बता दें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के डाउनिंग स्ट्रीट कार्यालय के प्रवेश द्वार को सूरजमुखी फूलों से सजाया गया। सूरजमुखी यूक्रेन का राष्ट्रीय फूल है। मौजूदा प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सहयोगियों से यूक्रेन को सभी सैन्य, मानवीय, आर्थिक और राजनयिक समर्थन देते रहने का आग्रह किया जिसकी उसे आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, बोरिस जॉनसन ने बुधवार को कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। जॉनसन ने कीव में मरिंस्की पैलेस के बाहर जेलेंस्की से बात की और कहा कि यूक्रेन इस युद्ध को जीत सकता है और जीतेगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें भारत ने भी यूक्रेन को 31वें स्वतंत्रता दिवस की दी है जमकर बधाई। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन में भारत के दूतावास ने ट्वीट किया। यूक्रेन की स्वतंत्रता की 31वीं वर्षगांठ के अवसर पर यूक्रेन में भारत का दूतावास यूक्रेन के लोगों के उज्जवल भविष्य, शांति, समृद्धि की कामना करता है। साथ ही साथ दोस्तों विदेश मंत्री जयशंकर जी ने भी ट्वीट करके बधाई दी है। दोस्तों, उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि भारत यूक्रेन के साथ अपने व्यापक संबंधों के लिए प्रतिबद्ध है। जयशंकर जी ने ट्वीट किया, वित्त मंत्री दिमित्रो कुलेवा और यूक्रेन के लोगों को उनके स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बधाई। हम व्यापक संबंधों के लिए प्रतिबद्ध हैं जिसमें कई आयाम शामिल है। ऐसे में दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है उनके 31वें स्वतंत्रता दिवस पर बधाई आप लोग जरूर दीजिएगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पर जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, गुपकार में पड़ी फूट, विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। जी हां दोस्तों, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बुधवार को घोषणा कर दी है कि जम्मू कश्मीर में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो वो सभी 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गुपकार समूह से खुद के अलग होने का स्पष्ट संकेत दे दिया है। दोस्तों, 5 दलों नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, माकपा और भाकपा के समूह,
सीडी का अनुच्छेद 370 को 5 अगस्त 2019 को निष्क्रिय किए जाने के बाद इस अनुच्छेद को दोबारा सक्रिय कराने के उद्देश्य से गठित किया गया था। दोस्तों ऐसे में ये फूट पड़ जाना दोस्तों कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा फायदा पहुंचा सकती है। दोस्तों क्या कहते हैं आप लोग, क्या आपकी राय होगी इस पर, सुझाव जरूर दीजिएगा। बात करें अगली और बड़ी खबर की, जहां परमाणु समझौते पर ईरान को अमेरिका की ओर से मिला अंतिम प्रस्ताव, समीक्षा हुई शुरू। जी हां, ईरान ने बुधवार को कहा है कि उसे प्रमुख शक्तियों के साथ तेहरान के 2015 के परमाणु समझौते के पुनरुद्धार के लिए यूरोपीय संघ के अंतिम मसौदे पर अमेरिका से प्रस्ताव मिला है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने कहा है कि कल शाम ईरान को यूरोपीय संघ के माध्यम से अमेरिकी प्रस्ताव मिला। प्रस्ताव पर सावधानी पूर्वक समीक्षा तेहरान में शुरू हो गई है। तेहरान की समीक्षा पूरी होने पर ईरान परमाणु वार्ता के समन्वयक में रूप में यूरोपीय संघ के साथ अपना विचार साझा करेगा। यूरोपीय संघ की विदेश नीति के प्रमुख जोसेफ बोरेल ने 8 अगस्त को कहा था कि उन्होंने एक अंतिम प्रस्ताव रखा था और कुछ हफ्तों के भीतर प्रतिक्रिया की उम्मीद है। जी हां दोस्तों, ईरान ने पिछले हफ्ते यूरोपीय संघ के मसौदे का जवाब अतिरिक्त विचारों के साथ दिया था, जबकि अमेरिका से 3 शेष मुद्दों को हल करने के लिए लचीलापन दिखाने का आह्वान किया था। दोस्तों बात कर अगली और बड़ी खबर की, जहां इमरान खान को मिली बहुत बड़ी राहत। जी हां, लाहौर हाई कोर्ट ने 2 सीटों पर उपचुनाव लड़ने की दे दी अनुमति। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लाहौर हाई कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है। दोस्तों लाहौर हाई कोर्ट ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को नेशनल असेंबली की 2 सीटों पर उपचुनाव लड़ने की अनुमति दे दी है। इसके साथ कोर्ट ने खान के नामांकन पत्र स्वीकार किए जाने को चुनौती देने वाली PMLN के एक उम्मीदवार की याचिका और निर्वाचन आयोग की आपत्तियों को खारिज कर दिया। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व पीएम ने चीनी राष्ट्रपति पर कर दी है बहुत बड़ी भविष्यवाणी। जी हां दोस्तों, कहा जिनपिंग 2037 तक रहेंगे सत्ता में। जी हां, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री केविन रड ने बुधवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लेकर बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। दोस्तों उन्होंने राजधानी दिल्ली के मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान में एक व्याख्यान में बोलते हुए कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आने वाले कम से कम 10 से 15 साल तक चीन की सत्ता में रहेंगे। इस मौके पर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने यह भी कहा है कि दुनिया को लेकर उनके नजरिए के बारे में अच्छे से समझने की आवश्यकता है। जी हां दोस्तों, बता दें उन्होंने ये भविष्यवाणी अपनी पुस्तक द अवॉइडेबल वॉर द डेंजर्स ऑफ अ कैटास्ट्रोफिक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूएस एंड शी जिनपिंग चाइना के विमोचन के मौके पर कही। गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री केविन रड को चीन के मामलों का विशेषज्ञ माना जाता है। दोस्तों ऐसे में इनकी इस भविष्यवाणी को लेकर आपकी क्या निजी विचार होगी दोस्तों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। बात कर अगली खबर की, जहां यूक्रेन युद्ध को 6 महीने हुए पूरे, खुल गई रशिया की सेना और अर्थव्यवस्था की पोल। जी हां दोस्तों, यूक्रेन पर रूस के हमले को 6 महीने पूरे हो गए हैं। इस युद्ध ने रशिया की सेना और अर्थव्यवस्था दोनों की ही पोल खोल कर रख दी है। दोस्तों जब युद्ध शुरू हुआ था तब अमेरिका और पश्चिमी देशों के भी जानकारों को यही लगता था कि रशिया की उन्नत सेना के आगे यूक्रेन कुछ दिन भी नहीं टिक पाएगा। अमेरिका के एक सैन्य अधिकारी ने यह भी कहा था कि 72 घंटे के अंदर ही कीव घुटने टेक देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि आधा साल बीत जाने के बाद भी यूक्रेन ने हार नहीं मानी है। तो वहीं रूस की सेना और अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। दोस्तों हमला करने के पीछे रशिया ने भले ही सोचा हो कि वो दुनिया के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगा, लेकिन उसको इस युद्ध से कुछ हासिल नहीं हो पाया। दोस्तों स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट एंड्रूज के प्रोफेसर ओब्रायन ने कहा है कि रशिया की सेना अमेरिका के सामने कुछ भी नहीं है। इस युद्ध में यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, बहुत सारी इमारतें गिर गई, लोग मारे गए और अर्थव्यवस्था भी खराब हो गई। युद्ध में राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की एक वाटर टाइम लीडर के रूप में उभर कर सामने आए। उन्होंने कई देशों को रशिया के खिलाफ एकजुट करने का काम किया और रूस की सेना को भारी नुकसान भी पहुंचाया। बढ़ते आर्थिक दबाव के साथ ही अमेरिका और यूके जैसे देश उसके साथ खड़े हैं और सैन्य सहायता भी दे रहे हैं। ऐसे में दोस्तों क्या सबसे बड़ा कारण हो सकता है दोस्तों, जो रशिया जैसा बड़ा देश और इतना ताकतवर देश दोस्तों यूक्रेन को अब तक नहीं हरा पाया है। 6 महीने से अधिक का समय हो चुका है। दोस्तों आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या सबसे बड़ा कारण हो सकता है? दोस्तों जो भी आपको लगता हो वीडियो को लाइक करके जवाब जरूर दे दीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां BRI का संकट में फंसना अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा अवसर के समान। जी हां, चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना का संकट बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों इससे इस प्रोजेक्ट के भविष्य पर अब गंभीर
सवाल उठाए जा रहे हैं। साथ ही साथ ये मुद्दा भी चर्चा में आ गया है कि क्या चीनी परियोजना के संकट का लाभ उठाकर अमेरिका अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को दुनिया भर में फैला सकेगा। डेटा रिसर्च करने वाली संस्था एड डाटा के चाइनीज डेवलपमेंट फाइनेंस प्रोग्राम के प्रमुख अम्मार ए मलिक ने बताया है कि हमने अपने अनुसंधान के दौरान पाया है कि 35% बेल्ट एंड रोड परियोजनाएं किसी न किसी प्रकार की अमल संबंधी चुनौतियों का सामना कर रही हैं। मलिक के मुताबिक पर्यावरण संबंध हादसों, भ्रष्टाचार, घोटालों और श्रम कानून के उल्लंघन जैसे मामले खड़े होने से इन परियोजनाओं के आगे मुश्किलें पेश आई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर ये अवसर दोस्तों अमेरिका को मिलता है तो उसके लिए सबसे बड़ा फायदे का सौदा होगा। दोस्तों बात करें अगली खबर की, जहां पर शिंजो आबे के निधन के बाद भी दोस्ती नहीं भूले प्रधानमंत्री मोदी जी। राजकीय अंत्येष्टि कार्यक्रम में होंगे शामिल। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी टोक्यो 27 सितंबर को जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंत्येष्टि कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। सरकारी अधिकारियों के हवाले से जापानी मीडिया की खबर में बुधवार को ये जानकारी दी गई है। दोस्तों गौरतलब है कि जापान के नारा में एक चुनाव प्रचार के दौरान 8 जुलाई को एक भाषण देने के दौरान आबे को गोली मार दी गई थी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। समाचार एजेंसी क्योदो की खबर के अनुसार आबे से करीबी संबंध रखने वाले मोदी जी अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से मुलाकात करेंगे। हालांकि आबे के राजकीय अंत्येष्टि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की जापान यात्रा पर नई दिल्ली या टोक्यो में कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है। दोस्तों ऐसे में क्या लगता है आपको, मोदी जी का जाना वहां कितना बेहतर होगा? दोस्तों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर लिज ट्रस का बहुत बड़ा बयान। दोस्तों ये कहा, यदि पीएम बनी तो परमाणु बम का बटन दबाने में एक पल की भी देरी नहीं करूंगी। जी हाँ, ब्रिटेन में पीएम पद के लिए उम्मीदवारों की रेस अपने अंतिम पड़ाव की ओर है दोस्तों, और 2 सप्ताह के बाद प्रधानमंत्री उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो जाएगा। अंतिम दौर की लड़ाई भारतीय मूल के ऋषि सुनक और विदेश मंत्री लिज ट्रस के बीच है। ऐसे में इन दिनों प्रधानमंत्री के चुनाव को लेकर काफी गहमा गहमी चल रही है। दोस्तों दोनों नेता अपने चुनाव प्रचार में आक्रामक भाषण देते नजर आ रहे हैं, और इसी बीच लिज ट्रस ने ऐसा बयान दे दिया है जिसकी हर जगह चर्चा हो रही है। जी हाँ दोस्तों, लिज ट्रस ने बर्मिंघम में NEC हस्टिंग्स इवेंट में कहा है कि अगर जरूरत पड़ती है तो वो तत्काल परमाणु बम का बटन दबाने के लिए तैयार है, वे पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने ये बात तब कही दोस्तों जब एक कार्यक्रम के होस्ट ने उनसे परमाणु युद्ध से जुड़े फैसले को लेकर सवाल किया। दरअसल कार्यक्रम के होस्ट जॉन पिनार ने उनसे परमाणु युद्ध से जुड़े फैसले को लेकर सवाल किया, जिसके जवाब में उन्होंने ये बात कही। दोस्तों बात करें अगली खबर की, जहां पर पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक की कर्मचारियों से अपील, कहा घर से काम करो और AC कम चलाओ, पैसे अगर बचाने हैं तो। जी हाँ, पाकिस्तान में आर्थिक संकट इतना गहरा हो गया है कि अब आम नागरिकों से पेट्रोल बचाने और कम चाय पीने जैसी अपीलें की जा रही हैं। अब पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक ने अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दे दी है ताकि पेट्रोल की बचत की जा सके। बैंक ने कर्मचारियों से कहा है कि वे वर्चुअल मीटिंग में शामिल हों और सप्ताह में 2 दिन घर से ही काम करें। बैंक का कहना है कि सरकार के पास पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए पैसों की कमी है, ऐसे में बचत करना जरूरी हो गया है। पाकिस्तान में आर्थिक संकट लगातार बढ़ रहा है दोस्तों, और सरकार का कहना है कि यदि हमें श्रीलंका जैसे हालातों से बचना है तो कड़े फैसले लेने होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां जमीन से बदले नौकरी मामले में लालू परिवार पर गिरेगी गाज। CBI को मिली 200 से ज्यादा सेल डीड। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में CBI ने कई ठिकानों पर छापेमारी की है। एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक CBI को 200 से ज्यादा सेल डीड्स मिली हैं, जिनका खुलासा CBI जल्द ही कर सकती है। दोस्तों लालू परिवार पर आरोप है कि उन्होंने जमीन के बदले में नौकरी दी थी। FIR में केवल 7 सेल डीड दर्ज की गई थी, इनमें 5 सेल डीड और 2 गिफ्ट डीड थी। दोस्तों बताया ये जा रहा है कि नौकरी के बदले में 200 से ज्यादा संपत्तियों को लालू यादव के करीबियों के नाम कर दिया गया था। दोस्तों आरोप है कि केंद्रीय रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने जमीन के बदले में लोगों को नौकरी दिलवाई थी। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर अखिलेश यादव का दोस्तों बड़ा ही अटपटा सा दावा, कहा 15 दिन में गिर जाएगी योगी सरकार। सपा नेता ने आगे कहा 150 विधायक और मंत्री दुखी हैं योगी सरकार से। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अखिलेश यादव की बौखलाहट को लेकर बड़ी खबर है। जिस दिन अखिलेश यादव मन बना लेंगे उसके 15 दिन के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार गिर जाएगी। इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में भारी बवाल मच गया है। दोस्तों ये बयान समाजवादी सरकार में मंत्री रहे नारद राय ने दिया है। दरअसल नारद राय ने चंदौली में सदस्यता अभियान के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दावा किया है कि जिस दिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मन बना लेंगे उसके 15 दिन के अंदर ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार
सरकार गिर जाएगी। नारद राय ने आगे कहा है कि भाजपा में कम से कम 150 विधायक और मंत्री दुखी हैं। इसके साथ ही उन्होंने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें कोई पसंद नहीं करता है जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं। ऐसे में दोस्तों नारद राय के इस अटपटा बयान, अटपटा दावा और बौखलाहट को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय होगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और योगी सरकार अगले कितने सालों तक दोस्तों मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाएगा, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर सीएम हेमंत सोरेन के करीबी के घर 2 AK-47 राइफल बरामद हुआ है। 18 ठिकानों पर ईडी की रेड। जी हां दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की अलग अलग टीमों ने झारखंड के चर्चित व्यवसायी और कई राजनेताओं के करीबी प्रेम प्रकाश, कोयला कारोबारी MK झा और कुछ अन्य लोगों के 18 ठिकानों पर बुधवार सुबह से एक साथ छापेमारी की। रेड के दौरान ईडी ने रांची में एक स्थान से AK-47 सीरीज की 2 असॉल्ट राइफल बरामद किया है। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पर अगर आपके नाम है कोई घर तो बुढ़ापे में मिलेगी पेंशन, बस करना होगा इतना काम। जी हाँ, रिटायरमेंट के बाद सैलरी मिलनी बंद हो जाती है और प्राइवेट नौकरी करने वालों को तो पेंशन भी नहीं मिलती है। आजकल तो सरकारी नौकरियों में भी संविदा का चलन बढ़ गया है। ऐसे में रिटायरमेंट के बाद लोग सोचने लगते हैं कि जिंदगी कैसे गुजारे, अब घर का खर्च कैसे चलाएं। इन सब परेशानियों को दूर करने के लिए बैंक नई योजना लेकर आए हैं दोस्तों, जिसके तहत आपको अच्छी खासी पेंशन मिल सकती है। आपको बता दें कि इस स्कीम का नाम है रिजर्व मार्गेज लोन स्कीम। जी हाँ, इस स्कीम में मकान को बैंक के पास मार्गेज रखना होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बैंक उसी समय आपके मकान पर कब्जा कर लेगा। मकान आपका ही होगा दोस्तों, आपके पास ही रहेगा। इसके बाद बैंक बुजुर्ग दंपत्ति को गुजारे के लिए हर महीने तय रकम देता रहेगा। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये स्कीम होम लोन से बिल्कुल उल्टी है। होम लोन में आपको हर महीने पैसे जमा करने होते हैं, जबकि इस योजना में बैंक आपको हर महीने पेमेंट करता है दोस्तों। बाकी कैसे आप इसका लाभ उठा पाएंगे दोस्तों, कर्ज को वापस कौन करेगा, ये सारी जानकारी हमने स्क्रीन पर दे दी है दोस्तों, आप देख ही पा रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही अंतिम खबर की बात करें, जहां दिल्ली में फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है और इन राज्यों में झूमकर बरसेंगे बादल। IMD ने जारी किया येलो अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल यानी बुधवार को बादल छाए रहने की संभावना थी दोस्तों। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगस्त के अंत तक दिल्ली में अच्छी बारिश होने के कोई आसार नहीं है। जी हाँ, स्काईमेट वेदर में मौसम विज्ञान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के उपाध्यक्ष महेश पलावत ने बताया है कि अगस्त के अंत तक दिल्ली में ज्यादा बारिश होने की उम्मीद नहीं है। इसके असर से दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बारिश हो सकती है दोस्तों। स्काईमेट वेदर के लॉन्ग रेंज फोरकास्ट के अनुसार सितंबर महीने के पहले 15 दिन में भी कम ही बारिश होने की संभावना है दोस्तों। इन राज्यों में मूसलाधार बारिश मौसम विभाग ने अगस्त के अंत तक उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और कर्नाटक के कई हिस्सों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है दोस्तों। इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।